तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अपेक्स अथॉरिटी है वो कौन सी है, वो है आरबीआई, है ना। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम में जो सबसे अपेक्स अथॉरिटी है वो कौन सी है, वो है आरबीआई। और इंडिया में बैंक से रिलेटेड जो भी रूल बनेंगे, नए बैंक खुलेंगे, बैंक में क्या नियम काम करेगा, है ना, कितने बैंकों के अधिकार होंगे, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सर बैंकिंग सेक्टर में जो अपेक्स अथॉरिटी है वो कौन सी है, वो है आरबीआई। यही बैंक ओपन करने के लिए लाइसेंस भी देगा, है ना, और जो बैंक फंक्शन परफॉर्म करें उनको रेगुलेट करने का काम भी इंडिया में कौन करेगा, यही आरबीआई करेगी। तो ये है क्या, ये आरबीआई जो है ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है ना। और ये सेंट्रल बैंक क्या करती है, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करके चल रही है, राइट। ये इसका मेन ऑफिस है, यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं, व्यक्ति हैं, और ये लोगो आप जानते होंगे, देखे होंगे कई बार, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का, राइट। चलिए देखते हैं कि आखिर किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, क्या है ना। तो जब मैं आरबीआई की बात करता हूं तो आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक एक्ट पास किया गया था। कब? एक एक्ट पास किया गया था 1934 में, ठीक है। एक एक्ट पास किया गया कब? 1934 में, और उस एक्ट को बोला गया आरबीआई एक्ट 1934। उस आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में क्या किया गया, 1 अप्रैल 1935 को एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था आरबीआई। तो 1 अप्रैल 1935 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद ये चीज़ें समझ में आई कि इसको क्या करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के अंडर में लाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो 1934 एक्ट के अंडर में, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में 1 अप्रैल 1935 को जिस इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, उस इंस्टीट्यूशन को 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड कर दिया गया, और उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन, है ना। तो ये दिन ऐसा था जिस दिन आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। तो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हुआ 1 जनवरी 1949। अब ये नेशनलाइजेशन की प्रोसेस है क्या, तो जब भी प्राइवेट चीजों को, है ना, सरकार क्या करे, गवर्नमेंट अपने अंडर में लेकर आए, है ना, तो उन चीजों को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण या आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। अब जब आरबीआई की स्थापना की गई तो उससे रिलेटेड एक कमीशन था, एक आयोग काम कर रहा था जिसने रिकमेंडेशन दी थी। उस आयोग का नाम था हिल्टन यंग कमीशन, राइट। याद रखिएगा, नाम था आयोग का हिल्टन यंग कमीशन। इसके फर्स्ट गवर्नर जो थे ब्रिटिश टाइम ड्यूरेशन पर, है ना, 1947 के पहले की बात है, तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें दिखना तो जायज़ की बात है ना। तो इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबर्न स्मिथ। इनको बोला जाता था सर ऑसबर्न स्मिथ, राइट। और इसका जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। वर्तमान की अगर मैं बात करता हूं, करंट की अगर मैं बात करता हूं, तो करंट में जो इसके गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। इसके अलावा इसमें 4 डिप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, और करंट में जो ये 4 डिप्यूटी गवर्नर हैं उनमें से पहले हैं एमके जैन, दूसरा है डॉक्टर एमडी पात्रा, तीसरे हैं एमआर राव, और चौथा है टी रवि शंकर, राइट। तो यहाँ पर आरबीआई का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जहां पर चीजें कैसी दिखाई देती हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं तो आरबीआई एक्ट 1934 का एक एक्ट पास हुआ, जिस एक्ट के अंडर में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग सेक्टर में पूरे तरीके से अपेक्स अथॉरिटी के फॉर्म में काम करेगा। इसको गवर्नमेंट के अंडर में लाया गया 1949 में, तो इसको हमने बोल दिया नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। इससे रिलेटेड एक कमीशन काम करता है जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। इसके फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करें तो ये
आते हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर अगर आपसे पूछे तो आप बोलिए सीडी देशमुख, और करंट गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास। इसके अलावा इसमें 4 डिप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। पहले हैं करंट में, अगर मैं बात करूं कौन है चारों, तो पहले हैं एमके जैन, डॉक्टर एमडी पात्रा, डॉक्टर एमआर राव, टी रविशंकर। यही चीज मैंने आपको कहाँ बताया था, जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी आपको पढ़ा रहा था, तो उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने क्या बोला था कि 3 मेंबर कहाँ से होंगे, आरबीआई से, और 3 मेंबर कहाँ से होंगे, गवर्नमेंट के साइड से। तो ये 3 मेंबर कौन होंगे, एक तो ये होंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी में करंट में आरबीआई के साइड से अगर हम बात करें तो कौन है, शक्तिकांत दास। और इन चारों में से किसी को भी यहां से सदस्य लिया जा सकता है टाइम टू टाइम, राइट। तो यहां तक इतनी चीजें आपको आरबीआई का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आरबीआई के फंक्शन की, कि आरबीआई जो है वो कौन कौन से फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, आरबीआई किस प्रकार से काम करता है इंडिया में, तो यहाँ पर मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई अगर हम देखें तो आपको इस प्रकार से चीजें देखने को मिल जाएंगी कि पहला काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को तो आपने डिटेल में पढ़ लिया है ना। मॉनेटरी पॉलिसी तो आपने जब इन्फ्लेशन पढ़ा था तो उस टाइम ड्यूरेशन पर मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट की लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए, ताकि इकोनॉमी जो है वो बैलेंस सिचुएशन में बनी रहे, इसके लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। उसके लिए इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है जो पॉलिसी बनाती है, वो क्या कौन सी पॉलिसी होती है, वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या काम होता है, तो दूसरा काम होता है बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक, ठीक। तो बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक, तो अगर हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कहाँ जाते हैं, बैंक के पास में। बैंक को फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आरबीआई के पास में। तो आरबीआई गवर्नमेंट और बैंक के लिए क्या करता है, एक एज अ बैंक परफॉर्म करता है, राइट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है वो क्या है, यहाँ पर नोट प्रिंटिंग। आपके पास में जो रुपया है, मेरे पास में जो रुपया है, हमारे पास में जो चीजें चल रही हैं, राइट, तो वो जो नोट है वो कैसे प्रिंट हो रही है, क्या बस जब मन हुआ तब मशीन चलाई और नोट प्रिंट कर दिया, ऐसी सिचुएशन होती है क्या, नहीं। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म अपनाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तीसरा और इम्पॉर्टेंट काम जो है वो क्या करती है आरबीआई, वो करती है नोट प्रिंटिंग का। और चौथा इंपॉर्टेंट काम जो है वो करती है आरबीआई, मेंटेन एक्सचेंज रेट। आप देखो तो $1 के कंपेयर में अगर मैं बोलूं तो अभी अप्रोक्सीमेट 82 रुपीज है ना, ठीक। तो इसके कारण से आपका जो इंपोर्ट है वो काफी महंगा है। एक्सपोर्ट पर तो ठीक है कि चलो चीजें सस्ती हो जाएंगी, सारी चीजें है ना, कि $1 में 82 रुपए के बराबर का सामान जो है वो बाहर वालों को मिल जाएगा। लेकिन हमको जब खरीदना होगा तो $1 के बराबर सामान इंटरनेशनल मार्केट में खरीदने के लिए 82 रुपीज खर्च करना पड़ेगा। तो ये समस्या है, तो उसके लिए आरबीआई क्या करती है, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट। तो आरबीआई की अगर हम फंक्शन की बात करें तो आरबीआई के जो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें पहला आता है मॉनेटरी पॉलिसी, आपने डिटेल में पढ़ा है। बैंकर ऑफ द बैंक एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट, नोट प्रिंटिंग और मेंटेन एक्सचेंज रेट। एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। अब मैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको ये पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है क्या, मार्केट में लिक्विडिटी का रेगुलेशन, है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि तरलता का नियंत्रण करना है, ये तो पहली चीज है कि क्या करोगे आप, तरलता का नियंत्रण। दूसरा अगर मैं यहां पर बोलूं तो फिर क्या हो सकता है, तो बोले कि लिक्विडिटी का रेगुलेशन करना है लेकिन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की बैलेंस सिचुएशन भी बनाना है। और बैलेंस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा हुआ है बैलेंस सिचुएशन, तो क्या बोलेंगे बैलेंस सिचुएशन, तो यहाँ पर उर्जित पटेल कमेटी ने 4+2 - 2 वाला कॉन्सेप्ट आप याद करिए। तो 2%, 6% का पैरामीटर, ठीक है, ये स्थिति। तो इन सारी चीजों को करने के लिए आरबीआई के पास में 2 टूल है, ठीक है। कौन कौन से 2 टूल, तो एक को आप बोल देते हो एक को आप बोल देते हो ट्रेडिशनल, परंपरागत, और एक को आप बोल देते हो नॉन ट्रेडिशनल, है ना।
तो ये ट्रेडिशनल टूल और ये आ गया नॉन ट्रेडिशनल टूल। अब ट्रेडिशनल टूल में आपने क्या देखा था, आपने देखा था ट्रेडिशनल टूल में क्वांटिटेटिव एंड नॉन एंड क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा था, मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा था, क्वालिटेटिव, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा था। उसके बाद इधर क्या देख रहे थे आप, इधर नॉन ट्रेडिशनल में आपने 3 टूल देखे थे, हेलीकॉप्टर ड्रॉप, हेलीकॉप्टर हुवर एंड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, है ना। तो ये चीजें आपने देखी थी। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके लिक्विडिटी को रेगुलेट करना है ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है वो नॉर्मल सिचुएशन पे बना रहे, राइट। तो इतनी चीजें जो है वो आपने देख ली थी। अब अगर मैं बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी, तो क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ी हुई है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोबारा वही चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली क्लास जाके देखो, वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ बोल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी, तो पहला काम जो है वो क्या था, आपने यहाँ पर देख लिया कि पहला काम क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ठीक है। इसकी सारी डिटेल आपको एक पिछली जो क्लासेस ले देखेंगे आप, लेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला जो है वो सेकंड क्या बोल रहा है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक्स ना। तो यहाँ पर देखिए कि सरकार को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कहाँ जा रही, सरकार को अगर फंड की रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो क्या कर रही है, वो जा रही है आरबीआई के पास में, और आरबीआई से क्या बोल रही है कि देखो हमको पैसा चाहिए, ये लोन है, लोन हमको चाहिए, यहाँ से पैसा मिल गया। बैंक जो है अगर उनको फंड की रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आरबीआई के पास में, वो आरबीआई से लोन ले रहे हैं। जब उनको लोन मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट तो अपना एक्सपेंडिचर करती है, सरकार तो खर्च करती है। अब खर्च किस फॉर्म में, तो या तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर ले और या फिर वो वेलफेयर कर ले, है ना। एक ये अच्छी तरीका है। और बैंक क्या करते हैं, बैंक करते हैं उसको फाइनेंस। अब उस फाइनेंस वाले हिस्से से क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी कि बैंक जब फाइनेंस कर देगा तो फाइनेंस से जो लोन दिया गया है उससे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट वाला हिस्सा उसका प्रॉफिट, तो वहाँ से जो पैसा आएगा उसका अपना प्रॉफिट काट कर वो यहाँ से इसको इंटरेस्ट दे देगी, और गवर्नमेंट जो है वो भी अपने लिए गए लोन पर इंटरेस्ट देगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये बैंक के फॉर्म में ही काम हो रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि आरबीआई जो है ना, आरबीआई क्या है, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंक्स के लिए, शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए किस प्रकार से काम करता है, वो एज अ बैंकर काम करता है, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो आपको इस तरीके से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसका जो तीसरा वर्क है वो क्या है, नोट प्रिंटिंग। अब मैं अगर नोट प्रिंटिंग की बात करता हूं तो आपको ये पीछे नोट दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। कभी सोचा है कि किस तरीके से नोट प्रिंट होगी, क्या होगा, तो यहाँ पर ये 500 और 1000 के, है ना, सारे नए नोट ही हैं। इधर नीचे जरूर आप पुराने ये नोटबंदी में चले गए थे, ठीक है। तो ऐसी कुछ मशीन होती है, ठीक है। मशीन और किस तरीके से काम होगा, कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, ठीक, कि आप किस तरीके से नोट प्रिंटिंग कर सकते हो, किस तरीके से ये जो नोट, ये कागज़ आपको दिखाई दे रहा है, ये किस तरीके से प्रिंट, क्या ऐसा होगा कि जब इच्छा हुई तब प्रिंट कर दिया, हाँ, जब मतलब जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनको ये लग रहा है कि यार चलो ठीक है अभी प्रिंट करने की ज़रूरत है, ऐसा है कि थोड़े पैसे की ज़रूरत है, तो वो गए और मशीन चालू किए और नोट प्रिंटिंग हो गई, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर वो मैकेनिज्म जो बना है उसके आधार पर प्रिंटिंग होगी। तो जो मैकेनिज्म है नोट प्रिंटिंग का वो क्या है, तो वो नोट प्रिंटिंग का जो मैकेनिज्म है 2 फॉर्म में काम करता है वो, ठीक। एक मैकेनिज्म होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक है। इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और दूसरा सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, या इसको बोला जाता है समानुपातिक आरक्षित
प्रणाली, राइट। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके से दिखाई दे रही है कि जो नोट प्रिंटिंग के लिए मैकेनिज्म है ना, वो कैसे काम करेंगे, वो काम करेंगे अलग अलग तरीके से। तो एक मैकेनिज्म को बोला जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और दूसरा जो है वो है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो इतनी बात याद रखेंगे कि नोट प्रिंटिंग में जो एमआरएस सिस्टम कहलाता है, जो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली या मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहलाता है, वो इंडिया में एप्लीकेबल है। तो इंडिया में नोट प्रिंटिंग के लिए हम जिस प्रणाली का प्रयोग करते हैं वो कौन सी है, वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये काम किस प्रकार से करती है, कैसे इसमें नोट प्रिंट होंगे, वो भी देख लीजिए। तो जब हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है गोल्ड, है ना, और यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये डॉलर, पाउंड, यूरो जैसी चीजें जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बोल रहा है क्या है, नाम पहले देखो क्या है इसका, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, तो ये चीज क्लियर होगी कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो मिनिमम रिजर्व रखना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है, इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मिनिमम रिजर्व रखना पड़ेगा। कितना मिनिमम रिजर्व रखना है, तो यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है इक्वल टू ₹200 करोड़, 200 करोड़ रुपए के बराबर का आपको रिजर्व रखना है। याद रखना 200 करोड़ रुपए के बराबर, मतलब 200 करोड़ रुपए नहीं रखना है, उसके बराबर के अमाउंट में कुछ चीजें जो है वो रिजर्व रखनी है। तो क्या रिजर्व होगा, तो ये रिजर्व होगा एक गोल्ड और दूसरा रिजर्व होगा हार्ड करेंसी। ठीक है, तो 200 करोड़ के बराबर का अमाउंट में आपको गोल्ड और हार्ड करेंसी जो है वो रिजर्व रखनी है। सर कितना रिजर्व रखना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा, तो ये नियम ही फिक्स है ना, ये पहले से डिसाइडेड कि कितना। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर चीजें आपको किस तरीके से दिखाई देंगी। तो बोल रहा है कि 115 करोड़ रुपए के बराबर आप क्या रख लो, आप रख लो गोल्ड, और 85 करोड़ के बराबर आप क्या रख लो, आप रख लो हार्ड करेंसी। ठीक है, 115 करोड़ के बराबर आप क्या रखिए, आप गोल्ड रख लीजिए, और 85 करोड़ के बराबर आप क्या रखिए, आप रखिए हार्ड करेंसी। बोले ठीक है, 115 करोड़ के बराबर ये गोल्ड बिस्किट है, इस बिस्किट को कर लिया रिजर्व। दूसरी तरफ आता है हार्ड करेंसी। तो पहले तो ये समझो कि सर हार्ड करेंसी क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया में अगर आपको कोई सामान चाहिए ना, लाइक अगर आपको मान लीजिए कि ये वाटर बॉटल चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपने जेब से रुपये निकालते हो, ठीक है, आप तो गांधी जी वाला रुपया निकालते हो और उसको दुकान वाले को देते हो, शॉपकीपर को देते हो, और वहां से आपको प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है, राइट। लेकिन जब आप इंडिया के बाहर जाते हो तो कुछ कंट्री को छोड़कर, है ना, और दूसरी जो कंट्रीज हैं जहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो वहां जब आप देखोगे तो वहां पर चीजें जो हैं वो किस प्रकार से आपको दिखेंगी कि भाई रुपए के फॉर्म में आप परचेजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर मैं तीसरी कैटेगरी बोलूं तो जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया में रहकर ही आप चाइना से किसी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो, तो यहाँ पर तो रुपया नहीं चलने वाला है ना। या इंडिया में रहकर आप मान लीजिए सिंगापुर के साथ में काफ़ी ट्रेड है, तो सिंगापुर से आप कुछ परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर भी रुपया नहीं चलने वाला है। तो फिर क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट सभी कंट्री कुछ करेंसी और बिजनेस करने के लिए कुछ करेंसी, कुछ कंट्री की करेंसी और गोल्ड को एक्सेप्ट करती हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेडिंग होगी, है ना, वो किस फॉर्म में होगी, वो कुछ पर्टिकुलर करेंसी के फॉर्म में होगी या फिर वो कुछ गोल्ड के फॉर्म में होगी। अब ये पर्टिकुलर करेंसी क्या है, तो जिन करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में सभी कंट्री के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है वही कहलाती हैं हार्ड करेंसी, राइट। इनके अलावा जितनी भी करेंसी होंगी किसी भी कंट्री की, चाहे इंडिया की हो, वो कहलाएगी सॉफ्ट करेंसी, राइट। अब करेंसी के अलग अलग टाइप है, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझो कि इंटरनेशनल मार्केट में जो सभी कंट्री एक्सेप्ट कर रही हैं उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है हार्ड करेंसी। ठीक है, अब ये हार्ड करेंसी में कौन कौन सी, तो यहाँ पर देखिए यूएस डॉलर, यूरो, येन और पाउंड। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कितनी चीजें, 4 करेंसी, यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड को इसमें शामिल किया गया है। और अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि सर अगर हमको इंडिया के बाहर से किसी कंट्री से इंपोर्ट करना है तो उसके लिए या तो हम इस गोल्ड में चीजों को कर सकते हैं, है ना, और या फिर हम इस
हार्ड करेंसी में कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हर कंट्री का अपना एक फॉरेन रिजर्व होता है जिसको आप फॉरेक्स के नाम से जानते हो। अब इस फॉरेक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पर स्टोर रहता है यूरो, यूएसडी, येन, पाउंड एंड गोल्ड। तो किसी भी कंट्री का जो फॉरेक्स होता है उसमें हार्ड करेंसी और गोल्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर अब क्या जरूरत है कि अब नोट प्रिंटिंग के लिए क्या करना है, तो वहां पर 115 करोड़ के बराबर गोल्ड और 85 करोड़ के बराबर 85 करोड़ के बराबर क्या रखना है, हार्ड करेंसी रखना है। अब इतनी रिजर्व रखने के बाद में क्या हम नोट प्रिंटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितना प्रिंट कर सकते हैं, तो यहां पर बोल रहा है एक पर्टिकुलर टाइम जब भी बोलूंगा तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में 200 करोड़ के बराबर मींस 115 करोड़ के बराबर गोल्ड और 85 करोड़ के बराबर हार्ड करेंसी को रिजर्व रखकर आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 10,000 करोड़ रुपीस जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना प्रिंट कर सकते हैं, 10,000 करोड़ रुपए। अब ये जो 10,000 करोड़ रुपए आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि क्या मैक्सिमम लिमिट जो भी है हमारे पास में, क्या उतना ही प्रिंटिंग देखने को मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट जो भी बनी हुई है क्या हमेशा हम उतनी ही प्रिंटिंग करेंगे? तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से समझ में आती है कि ये अधिकतम सीमा है, ये मैक्सिमम लिमिट है। इसमें ये बताया गया है कि आपके पास में ये राइट है कि आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रिंट कर सकते हो, आप मैक्सिमम 10,000 करोड़ के बराबर चीजों को प्रिंट कर सकते हो। लेकिन प्रिंट कितना करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों 10,000 करोड़ नहीं करेंगे, उसका लॉजिक जो है वो यहाँ पर सुनिए। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम लिमिट तो पता चल गई कि मैक्सिमम प्रिंटिंग कितनी होगी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। अब 10,000 करोड़ रुपए की मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन प्रिंटिंग फैक्टर भी तो है, आपको कुछ चीजों को ध्यान भी तो रखना पड़ेगा, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि अलग अलग चीजें जो है वो किस तरीके से काम करें। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो प्रिंटिंग होगी उसके लिए ये फैक्टर जो है वो काम किस तरीके से करें। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग फैक्टर बताए हुए हैं ना। अब देखिए कि इन फैक्टर के आधार पर कैसे पता चलेगा कि कितना प्रिंटिंग करना है। तो मैक्सिमम क्लियर हो गया कि 10,000 करोड़ है, लेकिन प्रिंट कितना कर रहे हैं वो यहाँ से पता चल जाएगा। अब देखिए बोला ये जाता है कि पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन। तो आपको ये तो पता चल गया है ना, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन पढ़ा हुआ है, तो आपको इतनी आइडिया लग गया है कि अगर मान लीजिए कि चीजें इस प्रकार से दिखें, आपने इन्फ्लेशन पढ़ा है, तो अगर मान लीजिए कि चीजें इस प्रकार से दिखें कि यहाँ पर नोट प्रिंटिंग ज्यादा हो जाए, तो जब नोट प्रिंटिंग ज्यादा हो जाएगी तो मार्केट में लिक्विडिटी का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही फ्लो इंक्रीज हुआ, जैसे ही लोगों को मार्केट में पैसा पहुंचा, लोगों के पास में पैसा पहुंचा, वैसे ही किस प्रकार की चीजें दिखने लगी, वैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ने लगी। जैसे ही पैसा पहुंचा तो परचेजिंग पावर बढ़ी। अब परचेजिंग पावर जब बढ़ी, उसके कंपेयर में आप सप्लाई नहीं कर पाए, तो क्या आ जाएगा, आएगा इन्फ्लेशन। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि आपको प्रिंट कितना करना है, उसमें पहला फैक्टर ये बोलता है कि प्रिंट आप उतना करेंगे जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना बने, राइट। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना बने उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि भाई लिमिट में प्रिंट करना है। तो चलो ठीक है, ये भी मान लिए, ठीक है। चलिए दूसरा बोल रहा है कि कम से कम उतना तो प्रिंट करो ही कि मार्केट में मनी का फ्लो जो है वो एकदम से कम ना हो, है ना, कि ऐसा ना हो जाए कि यार यहाँ तो पैसा ही नहीं है, और पैसा नहीं है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या करो, कम से कम उतना तो प्रिंट करो कि मार्केट में मनी का फ्लो बना रहे, बहुत ज्यादा कम नहीं होने पाए, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कम से कम उतना प्रिंट करो जिससे डिफ्लेशन की सिचुएशन भी ना बने। तो ये भी समझ में आ गया कि चलो ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब, मार्केट में जब पैसा होगा तब लोगों की डिमांड होगी, मार्केट में जब डिमांड होगी तो वो होगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी
बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, और नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो निकल कर आएगा पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की जब बढ़ती है तो हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि होती है, राइट। तो यहाँ पर किस तरीके की चीजें समझ में आ रही हैं, यहाँ ये पता चल रहा है कि अगर मार्केट में पैसा होगा तो मार्केट में होगी डिमांड, और मार्केट के डिमांड का असर उसकी सप्लाई, प्रोडक्शन, जीडीपी, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन से डिवाइड के बाद पर कैपिटा इनकम के तौर पर निकल कर आएगी। तो जब पर कैपिटा इनकम निकल कर आएगी तो वहां पर क्या बोला जाएगा, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगा ना, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट उतना पैसा तो प्रिंट करो जिससे मार्केट में डिमांड जो है वो बनी रहे, और मार्केट की डिमांड को बने रहने के लिए क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है वो बना रहे, और इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आता रहेगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि कम से कम उतना पैसा प्रिंट करो जिससे डिमांड इंक्रीज रहे, राइट। तो एक तीसरा फैक्टर ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बोलें तो वहां पर क्या बोल रहा है कि भाई फिस्कल डेफिसिट, सरकार को जो टोटल डेफिसिट हो रहा है, गवर्नमेंट को जो टोटल घाटा हो रहा है, उस टोटल घाटे में कितनी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो वो जो टोटल घाटा है ना, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एंड कैपिटल को मिलाकर जितना भी टोटल डेफिसिट हो रहा है, उस टोटल डेफिसिट के कारण सरकार को उस घाटे की भरपाई के लिए भी तो नोट प्रिंट करना पड़ेगा। अब भरपाई के लिए नोट प्रिंटिंग किस प्रकार से, तो कम से कम उतना पैसा तो प्रिंट करो कि घाटे की भरपाई जो है वो भी थोड़ा बहुत तरीके से मैनेज होती रहे, और जितना कटे फटे नोट जो है वो रिटर्न आ रहे हैं तो एटलीस्ट वो भी कवर हो जाए। इन सभी फैक्टर के बाद में ये समझ में आया कि चलो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम 1200 करोड़ रुपए के बराबर नोट प्रिंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर हम 1200 करोड़ रुपए प्रिंट करते हैं, ठीक है, अगर हम 1200 करोड़ रुपए प्रिंट करते हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो उससे ना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, ना ही इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन बनेगी, ना ही इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ की स्थिति जो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टेबल सिचुएशन पे आएगा। फिस्कल डेफिसिट जैसी जो चीजें हैं उसके में आप चीजों को कवर कर सकते हो, और कटे फटे या जो रिटर्न वाले नोटबंदी वाले नोट हैं वो भी रिटर्न हो जाएं, या कटे फटे नोट जो है वो भी रिटर्न हो जाए। तो वैसी सिचुएशन पे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में 1200 करोड़ के बराबर प्रिंटिंग करोगे तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो फुलफिल हो जाएंगे, राइट। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 10,000, लेकिन प्रिंट कितना हो रहा है 1200, राइट। तो इतनी बात आपको आइडिया लग गया होगा कि जरूरत से ज्यादा प्रिंटिंग करना भी खतरनाक है। कभी कभी या जब लोग सोचते हैं कि यार सरकार के पास जब पैसा है ना, गवर्नमेंट के पास में जब मशीन है, तो गरीबी को दूर करने के लिए वो ये भी तो कर दे कि नोट प्रिंटिंग करे, और नोट प्रिंटिंग करके सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जो है वो डाल दे। तो जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो वहां पर क्या होगा, सबके पास में जब पैसा आ जाएगा, मनी का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, परचेजिंग पावर एकदम से बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन किस कंडीशन पर पहुंच जाएगा और इकोनॉमी किस कंडीशन से गर्त में चली जाएगी, ये आप शायद उस चीज का अनुमान अब लगा सकते होंगे, राइट। तो यहाँ पर इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब अगर मैं नोट प्रिंटिंग के कुछ फैक्चुअल चीजों के बारे में बात करूं कि कहाँ नोट प्रिंटिंग होती है, कहाँ पर यूनिट जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं, ठीक है। तो इंडिया में 4 जगह हैं जहां पर नोट प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है। जैसे हम एमपी की बात करें तो एमपी में, जैसे कि हम एमपी की बात करें तो एमपी में देवास में, ठीक है, नोट प्रिंटिंग की जाती है। महाराष्ट्र में आता है नासिक, वेस्ट बंगाल में साल्बोनी, और कर्नाटका में मैसूर की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर चीजें जो हैं वो किस तरीके से दिखाई देती हैं कि 4 जगहों पर नोट प्रिंटिंग यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, देवास, नासिक, साल्बोनी और मैसूर। अब इन चारों को ओन कौन करता है, इन चारों पर अधिकार किसका होता है, तो यहाँ पर आप देखिए आरबीआई का चारों पर अधिकार नहीं है ना। सामान्य तौर पर हम ये समझते हैं कि यार नोट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस पर अधिकार किसका है, वो आरबीआई का है, नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीजें अलग हैं। यहाँ आप देखिए द फर्स्ट 2 आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर एक चीज ये समझ में आ गई है कि देवास और नासिक यूनिट की अगर हम बात करें तो देवास और नासिक यूनिट जो है वो उसका मैनेजमेंट किसके अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। एंड सेकेंड 2 आर ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई,
राइट। तो लास्ट के जो दो हैं, जो साल्बोनी और मैसूर हैं, जो वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में स्टेब्लिश हैं, तो वो आरबीआई उसका मैनेजमेंट देखती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देवास और नासिक यूनिट का मैनेजमेंट देखती है। राइट। तो ये चीजें आप याद रखिए कि इंडिया में नोट प्रिंटिंग जो है वो 4 जगहों पर होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ? तो देवास, नासिक, साल्बोनी और मैसूर। इसी तरीके से सिक्के जो बनाए जाते हैं, क्वाइन जो मिंटिंग पॉइंट स्टैब्लिश किए गए, टकसाल केंद्र स्थापित किए गए हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं? तो देश में 4 जगहों पर टकसाल केंद्र भी बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ? तो एक हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा और मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्थानों पर क्या किया गया है? टकसाल केंद्र जो है वो भी स्थापित किए गए हैं।